झारखंड भारतीय गणतंत्र का नया राज्य, जिसे बिहार रीऑर्गेनाइजेशन बिल के तहत हाल ही में नवंबर 2000 में सृजित किया गया है। छोटा नागपुर की यह धरती अपनी नैसर्गिक छटा एवं सुंदर वनों के कारण ही झारखंड नाम से जानी जाती है। झारखंड के भूभाग का 29.61% वन क्षेत्र के रूप में अभिलिखित है। इसलिए ये कोई आश्चर्य की बात नहीं कि ये राज्य कई तरह के पेड़ पौधों और जंगली जानवरों का घर है। सबसे बड़ी बात यह कि जो क्लाइमेटिक डाइवर्सिटी है वो बहुत वेरिंग है, और इसलिए क्या होता है कि कहीं आपकी गढ़वा और मेदिनीनगर की जो आपकी गर्मी है और साथ साथ में आपका ये जितने भी आपके जैसे नेतरहाट है, प्लेटू, उसकी ठंडक है, तो ये क्लाइमेटिक डाइवर्सिटी जो है वो प्रभावित करती है बायोडाइवर्सिटी को। तो यहाँ के जो सबसे कैरेक्टरिस्टिक ये है कि दो तरह के यहाँ पे फॉरेस्ट टाइप्स हैं। एक है आपका 5B और जो कि ड्राई होता है, और 3C जो है मॉइस्ट है, और जिसकी वजह से यहाँ का करीब 100 फैमिलीज हैं, बहुत बड़ी डोमिनेंट फैमिलीज, और 1000 स्पीसीज से ज्यादा जो डोमिनेंट स्पीसीज यहाँ पाई जाती हैं। झारखंड के विभिन्न वन्य प्राणी आश्रयनियों में आ जाते हैं हजारीबाग, कोडरमा, पारसनाथ और तोपचांची के वन्य प्राणी आश्रयनियां भी। खास बात तो ये है कि ये आश्रयनियां वन विभाग और वहां बसे गांव के लोगों के समन्वित प्रयास का अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। हजारीबाग, कोडरमा, पारसनाथ और तोपचांची वन्य प्राणी आश्रयणी रांची की शोध विद्यार्थी जिगिशा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। ये सब हम जाके देखना चाहते थे इसलिए क्योंकि आज का जो दौर है वो पार्टिसिपेटरी मैनेजमेंट का है। फॉरेस्ट्री सेक्टर में भी पार्टिसिपेटरी फॉरेस्ट मैनेजमेंट है। लोगों के कोऑपरेशन के साथ ही किस तरीके से डिपार्टमेंट का काम चल रहा है, और वहाँ के जितने भी इश्यूज हैं किस तरीके से जो कि प्रॉब्लम्स की होने की वजह से इश्यूज आते हैं, तो ये किस तरीके से वो प्रॉब्लम्स लोगों को परेशान करती है, और जो उसका ऑर्गेनाइजेशन है उस डिपार्टमेंट का वर्क हम वहाँ देखना चाह रहे थे। वन विभाग और गांव वालों के इस अनोखे सहयोग और इसके फायदे को समझने और जानने के लिए जिगिशा ने इस वक्त इन वन्य प्राणी आश्रयनियों का भ्रमण करने का कार्यक्रम बनाया है। जिगिशा की यात्रा का पहला पड़ाव है हजारीबाग वन्य प्राणी आश्रयनी। हजारीबाग वन्य प्राणी आश्रयणी रांची से रोड द्वारा लगभग 110 किलोमीटर की दूरी पर है। ये आश्रयणी हजारीबाग शहर से 15 किलोमीटर पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 33, जो कि बिहार की राजधानी पटना को झारखंड की राजधानी रांची से जोड़ता है, इस आश्रयणी के बीच से गुजरते हुए इसे 2 हिस्सों में विभाजित करता है। हजारीबाग वन्य प्राणी आश्रयणी के अंदर आते ही जिगिशा पहुंचती है राजडेरवा, जो कि आश्रयणी के बीचों बीच स्थित है। राजडेरवा में वन विभाग का एक खूबसूरत रेस्ट हाउस भी है। हजारीबाग वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी झारखंड के सबसे पुराने संरक्षित क्षेत्रों में से एक है। इस क्षेत्र को 1954 में संरक्षित क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया था। फिर 1972 के वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आने के बाद
इसे 1976 में एक आश्रयणी का दर्जा दिया गया। शौरिया रोबस्टा यानी साल वृक्ष इस आश्रयणी का प्रमुख वृक्ष है। वास्तव में आश्रयणी का एक हिस्सा सालपर्णी नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यहां साल वृक्ष काफी तादाद में पाए जाते हैं। साल के पेड़ अपने अनोखे प्राकृतिक पुनर्जनन के लिए जाने जाते हैं। इस प्रजाति की खासियत ये भी है कि इनकी छांव में कई और प्रजातियां पनपती हैं। ये साल इंडिकेटर है। इसको बॉटनिकल नेम इसका आता है फ्लेमेंजिया छप्पर। हिंदी में इसको गलफुल्ली बोलते हैं। तो इससे रहने से पता लग जाएगा कि यहाँ साल का नेचुरल जनरेशन रीजनरेशन हो सकता है। अच्छा। साल के लाइक यहाँ का क्लाइमेट है, यहाँ साल होना ही है। हजारीबाग वन्य प्राणी आश्रयणी विभिन्न प्रकार के जंगली जानवरों का घर है। उन्हें देखने के लिए बहुत ही धैर्य की आवश्यकता होती है, अब चाहे वो सांभर ही क्यों ना हो, जो कि इस आश्रयणी का प्रमुख वन्य प्राणी है। जिगीशा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उसे सांभर तो नहीं, लेकिन कोटरा जरूर दिखे। एक 186.25 वर्ग किलोमीटर में फैली ये सैंक्चुरी मार्ग द्वारा अपने हर छोर से जुड़ी हुई है। ये मार्ग वन विभाग ने इतनी खासियत से बनाया हुआ है कि इसके दोनों तरफ जंगलों का बहुत अच्छा नजारा मिलता है। आश्रयणी के वन एवं वन्य प्राणी के अनुश्रवण हेतु यहां जगह जगह पर कुल 11 दृश्य मीनार बनाए गए हैं। इन वॉच टावर्स से पर्यटक भी वन एवं वन्य प्राणी को देखने का लुत्फ उठा सकते हैं। इसके अलावा यहां कई विभिन्न आकार के वाटर होल्स भी वन विभाग द्वारा बनाए गए हैं, जो कि जानवरों के साथ साथ सैंक्चुरी में बसे ग्रामीणों को पानी की सुविधा मुहैया कराते हैं। पुराने जमाने में हजारीबाग वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी रामगढ़ के राजा की शिकारगाह हुआ करती थी। अपने शिकार को पकड़ने के लिए राजा बड़े ही नायाब तरीके अपनाता था। इसी का एक जीता जागता उदाहरण है टाइगर ट्रैप, जो आज भी आश्रयणी में मौजूद है। इस सेंचुरी का एक काफी अट्रैक्टिव पार्ट है। ये टाइगर ट्रैप के नाम से इसको जाना जाता है। और इसमें है, पहले ये रामगढ़ के राजा में तो उन्हीं के समय का ये बना हुआ है। और ये ऊपर से करीब 40 फीट गड्ढा है, चारों तरफ कुआं टाइप का बना हुआ है और बीच में एक पिलर टाइप का बना हुआ है। इसमें पहले के राजा महाराजा लोग इसमें शिकार करते थे बाघ का, इसीलिए इसका नाम भी पड़ गया है टाइगर ट्रैप, टाइगर को ट्रैप करने के लिए। ये आश्रयणी पर्यटकों को पिकनिक का अच्छा स्थान प्रदान करती है। यहां राजडेरवा में एक खूबसूरत झील है, जहां खाने पीने के लिए कैंटीन के साथ साथ नौका विहार की भी सुविधा उपलब्ध है। झील अपनी सुंदरता और शांतिपूर्ण वातावरण से पर्यटकों को अपनी ओर काफी आकर्षित करती है। इस जगह की खूबसूरती और भी उभर कर आती है जब आप नौका विहार के लिए जाते हैं। यही नहीं, राजडेरवा की ये झील विभिन्न प्रकार के पक्षियों का पर्यावास भी है। हजारीबाग आश्रयणी में कुल 89 गांव बसे हैं, जिनमें से 6 आश्रयणी के बिल्कुल अंदर स्थित हैं। शेष सीमा के समीप है, यानी कि वन, वन्य प्राणी और साथ साथ ग्रामीण इस आश्रयणी में एक साथ रह रहे हैं। जाहिर सी बात है कि सैंक्चुरी का संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए उनसे बेहतर और कौन हो सकता है, और ये वन विभाग कराता है ईडीसी यानी कि इको विकास समितियों के जरिए। रास्ते चाहे कोई अपनाए, उद्देश्य एक है, हमारे आश्रयणी का संरक्षण, और जो वन्य प्राणी हैं वो उसमें वास्तव में अभ्यारण्य मानकर उसमें जी सकें। इको डेवलपमेंट प्रोग्राम्स इको डेवलपमेंट कमिटीज के माध्यम से सैंक्चुरी नेशनल पार्क में चलाए जाते हैं।
ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत जितने सारे प्रोविजंस बनाए गए हैं उनको देखते हुए इन सैंक्चुरीज में जो भी प्रोग्राम होंगे डेवलपमेंट के या सैंक्चुरी मैनेजमेंट के, वो सारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के माध्यम से होते हैं। इसके लिए सेपरेट रूल्स हैं। इसमें प्रोड्यूस की शेयरिंग नहीं होती जो भी उसमें वनोत्पाद पाए जाते हैं। सैंक्चुरी मैनेजर्स के रूप में हमारा प्रयास ये रहा है कि गांव वालों की जो आवश्यकताएं हैं, जो सैंक्चुरी के उद्देश्यों से मिलती हैं, वो वन विभाग उनकी पूर्ति करे। जैसे वहां कैटल इंप्रूवमेंट प्रोग्राम, वहां महिलाओं के लिए स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम, सामान्य हेल्थ चेकअप, वहां इरिगेशन की सुविधाएं पैदा करना, वहां सोलर लाइट्स, सोलर लैंप्स की व्यवस्था कराना, वहां सड़क निर्माण में उनको ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले व्यवस्था कराना। हमारा प्रयास यह है कि हम इन गांवों में सैंक्चुरी के आसपास, विशेष करके जो इन सैंक्चुरी के अंदर रहते हैं, उन लोगों को कम से कम 100 दिनों का रोजगार मुहैया हो, इसके लिए एक योजना सस्टेनेबली बनाएं और उसका ईमानदारी से कार्यान्वयन हो। हजारीबाग वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी में कैले गांव की इको विकास समिति द्वारा किए जा रहे कार्य काफी सराहनीय है। इको विकास समिति जो आप लोगों ने बनाई है, उससे किस तरीके से काम होता है उसमें? ये सर, जंगल के विशेष में किसी भी तरह का दिक्कत हो, जैसे हम लोग का समिति बना हुआ है ना सर, तो हम लोग से कंट्रोल ना हो, तो वैसे स्थिति में डिपार्टमेंट को भी खबर करते हैं। और अगर डिपार्टमेंट बोल देते कि ना हम समिति में हमारे साथ में रहे, चले मदद करने, तो हम लोग साथ में जाते हैं। डैम से कुछ फायदा नुकसान हुआ है आप लोगों का? फायदा तो इतना हुआ ना कि हम लोग कभी गेहूं का यहाँ अपने से पैदा नहीं करते थे। अच्छा। यानी पहले से नहीं होता था। गेहूं होता है, इसमें मटर होता है, इसमें जाकर के आलू होता है। मतलब समझे कि बहुत फॉरेस्ट हम लोग को मददगार किए हैं और सोलर लाइट भी दिए हैं। अच्छा, सोलर लाइट भी? हाँ जी हाँ। इसमें कोई शक नहीं कि आश्रयणी विविध प्रकार की वनस्पतियों तथा वन्य प्राणियों के निवास का आदर्श स्थान है। इको टूरिज्म की दृष्टि से भी यह आश्रयणी काफी महत्वपूर्ण है। लेकिन इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता कि आज ये सैंक्चुरी कई तरह की परेशानियों से जूझ रही है। सबसे ज्यादा एविडेंट जो चीज नजर आई, एकदम इम्पैक्ट जिसका पूरी तरह नजर आ रहा था, दैट वाज नैक्सलिज्म। सालपर्नी रेस्ट हाउस में बिल्कुल डिजर्टेड लुक था, ना कोई टूरिस्ट थे ना कुछ, और स्ट्रक्चर्स जो भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने बनाए थे वो भी सब क्षतिग्रस्त थे, टूट रहे थे। इस तरफ आए तो देखा यहाँ पर कि ग्रेजिंग की सबसे बड़ी समस्या है, तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि इससे तो अंडरग्रोथ खराब होता है। तीसरी बात जो हमको लगी वो ये थी कि ये सैंक्चुरी नेशनल हाईवे जो 33 है वो इस सैंक्चुरी को डिवाइड करती है 2 हिस्सों में। हजारीबाग वन्य प्राणी आश्रयणी घूमने के बाद जिगीशा का अगला पड़ाव है कोडरमा वन्य प्राणी आश्रयणी। ये आश्रयणी कोडरमा शहर में स्थित है, जो रांची से लगभग 170 किलोमीटर की दूरी पर है। कोडरमा वन्य प्राणी आश्रयणी को 1985 में घोषित किया गया था। ये आश्रयणी राष्ट्रीय राजमार्ग 31 पर पटना और रांची के मध्य में स्थित है। 150.62 वर्ग किलोमीटर में फैली ये आश्रयणी हजारीबाग की ही तरह जैव विविधता में काफी धनी है। सैंक्चुरी के अंदर एक जगह जो पर्यटकों को काफी आकर्षित करती है वो है खूबसूरत ध्वजाधारी पहाड़ी। जिगीशा ने भी आश्रयणी पहुंचते ही सबसे पहले अपना रुख इधर ही किया। ध्वजाधारी पहाड़ कोडरमा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जहां विभिन्न प्रकार के वनस्पति हैं, जिनमें से कई के औषधीय महत्व है।
ये वन्य प्राणी आश्रयणी कई तरह के जंगली जानवरों जैसे भालू आदि का पर्यावास है। सैंक्चुरी के अंदर जंगल और वन्य प्राणी को नजदीक से अनुभव एवं अनुश्रवण करने के लिए दृश्य मीनार बने हुए हैं। इसके अलावा वन विभाग द्वारा वाटर होल्स बनाए गए हैं जो जानवरों को पानी की सुविधा प्रदान करने के साथ साथ आसपास के गांव वालों को भी पानी की सुविधा देते हैं। सैंक्चुरी के अंदर इस वक्त 5 गांव बसे हुए हैं जो सहभागी प्रबंधन के तहत वन विभाग के साथ मिलकर आश्रयणी के विकास और संरक्षण में कई काम कर रहे हैं। ये आश्रयणी एक महत्वपूर्ण एलिफेंट कॉरिडोर यानी कि हाथी पारागमन पथ है। हाथी इस आश्रयणी से होकर एक जंगल से दूसरे जंगल आना जाना करते हैं। गांव सैंक्चुरी के अंदर होने की वजह से मनुष्य और हाथियों का टकराव होना जाहिर सी बात है। हाथी द्वारा गांव वालों पर हमला करने की घटनाएं घटती रही हैं, जिस पर नियंत्रण के लिए वन विभाग द्वारा सैंक्चुरी में सोलर फेंसिंग करवाई गई है ताकि हाथी और ग्रामीणों के बीच टकराव नगण्य हो। ये हमारा हम लोग का पैनल है और ये सोलर प्लेट है जो सौर का जो लाइट है उससे ये पैनल को चार्ज करता है। बैटरी को, इसके अंदर बैटरी भी है, वो चार्ज करता है और फिर उसी से हम लोग का पूरा करंट 6000 से 8000 वोल्ट तक उसमें प्रवाहित होते रहता है। देश का 90% माइका रिजर्व कोडरमा क्षेत्र में ही है। यही वजह है कि यहाँ अब्रक जैसे खनिजों का खनन बड़ी तादाद में होता है। इस खनन की वजह से कोडरमा के जंगलों पर काफी दबाव है। खनन के अलावा और भी कई तरह की परेशानियों से जूझ रही है कोडरमा की वन्य प्राणी आश्रयणी। कोडरमा के बाद जिगीशा का अगला पड़ाव है पारसनाथ वन्य प्राणी आश्रयणी। पारसनाथ वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी रांची से करीबन 160 किलोमीटर दूर है। ये गिरिडीह जिले में स्थित है और गिरिडीह शहर से 25 किलोमीटर दूर है। पारसनाथ पहाड़ के हरे भरे घने जंगलों को 1984 में बिहार सरकार ने पारसनाथ वन्य प्राणी आश्रयणी घोषित किया था ताकि यहां की अपार जैव विविधता का संरक्षण हो सके। पारसनाथ हिल्स 3 चीजों के लिए प्रसिद्ध है। पहला कि ये झारखंड का हाईएस्ट पॉइंट है और क्योंकि ये इतना ऊंचा है इसलिए ये हिमालयस पे जो स्पीशीज पाए जाते हैं वो यहाँ भी पाए जाते हैं। दूसरा कि इसको झारखंड का बोटानिकल कैपिटल भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ कई सारी स्पीशीज एंडेमिक हैं, वो यहीं पाई जाती हैं जैसे सॉलिड बैम्बू, और झारखंड में कहीं ये चीज नहीं पाई जाती है स्पीशीज जो पारसनाथ में पाई जाती हैं। जैनियों के 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ ने